नमस्कार बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 8th हिस्ट्री के नोट्स को डिस्कस करेंगे जो कि चैप्टर नंबर 3 के हैं। और चैप्टर नंबर 3 का नाम क्या है? रूलिंग दी कंट्री साइड। तो इससे पहले हम लोग 2 चैप्टर्स के नोट्स को डिस्कस कर चुके हैं। हिस्ट्री के, सिविक्स के भी नोट्स डिस्कस किए गए हैं और ज्योग्राफी के भी डिस्कस किए हैं। आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फिलहाल इस वीडियो को। और यहाँ पर जो बात कही गई, सबसे पहले कुछ कीवर्ड्स की बात करी गई, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं उसको पहले आप समझ लीजिए। जैसे पहला टर्म जो इसमें यूज़ किया जाएगा सबसे ज़्यादा, वो है परमानेंट सेटलमेंट। अब ये परमानेंट सेटलमेंट क्या होता है? तो ये एक ऐसा सेटलमेंट था, इट वॉज डिसाइडेड दैट द रेट ऑफ रेवेन्यू वंस फिक्स्ड वुड नॉट बी चेंज। मतलब इस सेटलमेंट में, परमानेंट सेटलमेंट के केस में, जो भी रेट सेट किया जाएगा, जैसे मान लीजिए कोई जगह है वो, और उस जगह का जो रेट सेट कर दिया गया कि लगान जो देनी है वो ₹200 की देनी है, ठीक है। फिर चाहे फसल उगे ना उगे, ख़राब उगे अच्छी उगे, ₹200 देना ही पड़ेगा और ये चेंज नहीं होता था, ठीक है। तो इसी को इसलिए कहा गया परमानेंट सेटलमेंट। नेक्स्ट पे आते हैं, महल की बात करी जाएगी। तो महल क्या होता है? तो इन ब्रिटिश रेवेन्यू रिकॉर्ड महल इज़ अ रेवेन्यू स्टेट। तो महल का मतलब ये मत सोचिएगा कोई बहुत बड़ा घर है या महल है। महल क्या होता है? कि रेवेन्यू स्टेट होती है, जो एक विलेज भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ विलेज भी हो सकता है। मतलब रेवेन्यू यहाँ से कलेक्ट करी जाएगी तो वो विलेज भी हो सकता है, मतलब गांव भी हो सकता है, और बहुत सारे गांव का समूह भी हो सकता है, ग्रुप हो सकता है। महलवारी सेटलमेंट क्या होती है? तो महलवारी सेटलमेंट में अगर देखें तो इसमें क्या होता था, ये जो सिस्टम था, जैसे परमानेंट सेटलमेंट में क्या था कि जो रेवेन्यू का रेट था वो फिक्स रहता था, लेकिन यहाँ पर जो रेट ऑफ रेवेन्यू थी ये फिक्स नहीं थी। ये क्या होती रहती थी? रिवाइज होती रहती थी, चेंज होती रहती थी पीरियोडिकली। मतलब टाइम टू टाइम वो क्या होती रहती थी? चेंज होती रहती थी, ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट की तरह ये फिक्स नहीं थी। अब रैयती कौन होते हैं? तो जो कल्टीवेटर होते हैं, किसी भी किसान जो खेत के कल्टीवेटर होते हैं उनको क्या कहा जाता है? रैयती कहा जाता है। इंडिगो की बात करिए, इंडिगो के हिंदी में नील कहते हैं, ठीक है। नील की खेती होती थी, इंडिगो प्लांटर्स होते थे, ठीक है। तो नील अगर देखा जाए तो इंडिगो क्या है? तो एक प्लांट होता है जो कैसा कलर प्रोड्यूस करता है? तो रिच ब्लू कलर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। नाम ही है इसका नील, तो इंडिगो इसका नाम है। नेक्स्ट पे आते हैं, प्लांटेशन क्या होता है? तो प्लांटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लार्ज फार्म ऑपरेटेड बाय प्लांटर्स। तो देखिए, प्लांटेशन एक बहुत बड़ा फार्म होता है। इसको ऑपरेट कौन करता है? तो प्लांटर्स इसको ऑपरेट करते हैं, एम्प्लॉइंग वेरियस फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्लांटेशन में बहुत सारे फोर्स लेबर को एम्प्लॉय किया जाता था, उन लोग को नौकरी दी जाती थी, तनख्वाह बहुत ही कम दी जाती थी और फोर्सफुली काम कराया जाता था। प्लांटेशंस आर एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन। अब ये किससे किससे एसोसिएटेड होते थे? तो कॉफ़ी से, शुगर केन से, टोबैको से, टी से और कॉटन से। तो कॉफ़ी आप लोग को पता होगी, शुगर केन भी पता होगा, गन्ना होता है। टोबैको मतलब ये टोबैको मेनली ये कह सकते हैं, जो टोबैको आप लोग जानते होंगे, गुटखा मसाला जो बनता है उसमें टोबैको यूज़ होता है। टी हो गई, चाय हो गई और कॉटन हो गई। तो इन सब में प्लांटेशन एग्रीकल्चर होता है। ये सब प्लांटेशन एग्रीकल्चर के फॉर्म्स हैं। वोड की अगर बात करी जाए तो वोड क्या है? तो वोड भी एक प्लांट है और ये भी डाई प्रोड्यूस करता है। और डाई किस कलर की? तो वॉयलेट और ब्लू कलर की मेनली ये डाई प्रोड्यूस करता है वोड का प्लांट। स्लेव कौन होते हैं? स्लेव मतलब एक तरीके से बंधुआ मजदूर कह सकते हैं, इंडेंचर्ड लेबर कह सकते हैं, दास कह सकते हैं। तो इनको स्लेव कहा जाता है। ये ऐसे लोग होते थे जो दूसरे लोग खरीद लेते थे। अब जैसे मान लीजिए कोई बहुत ही अमीर पर्सन है और ये क्या करता है, अपने से गरीब लोग को क्या करता था? कम पैसे में ख़रीद लेता था और इनसे जाके बहुत ज़्यादा मजदूरी कराता था। कोई पैसे नहीं देता था, सिर्फ खाने पीने को देता था, वो भी बहुत अच्छा खासा खाने पीने को भी नहीं मिलता था। तो ऐसे लोगों को, इन लोगों को क्या कहा जाता था? स्लेव कहा जाता था, ठीक है। और दैट इज़ दी स्लेव ओनर्स, मतलब जो इनको ख़रीदते थे उनको क्या कहा जाता था? स्लेव ओनर कहा जाता था। अ स्लेव इन्जॉयज़ नो फ्रीडम एंड इज़ कंपेल्ड टू वर्क फॉर द मास्टर। तो कोई इसको फ्रीडम नहीं होती थी। ऐसा नहीं होता था कि ये आज इसको, इसकी तबीयत ख़राब है तो ये छुट्टी पे चला जाएगा। ये सब चीज़ें उसके पास फ्रीडम नहीं है। वो बिल्कुल भी कोई फ्रीडम नहीं होती थी और ये कंपेल्ड होता था कि मतलब उसको अपने मास्टर के लिए, मतलब स्लेव ओनर के लिए काम करना ही रहता था, जो भी वो कहते थे। बीघा क्या होता है? तो बीघा एक यूनिट होती है, लैंड को मेजर करने की एक यूनिट होती है बीघा, ठीक है। जैसे बीघा होता है वैसे ही क्या होता है, एक बिस्वा भी याद रखिएगा। बिस्वा भी एक यूनिट होती है लैंड को मेजर करने की। नेक्स्ट पे आते हैं, सट्टा क्या होता है? तो सट्टा या सत्ता की बात अगर करी जाए तो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है या एक एग्रीमेंट होता है जिसको सत्ता कहते हैं। वट की बात करी जाए, वट की बात करी जाए तो ये एक फर्मेंटिंग स्टोरेज वेसल होता है। मतलब एक वेसल होता है जिसमें फर्मेंटेशन होता था, फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है जिसमें शुगर जो होता है, शुगर का कन्वर्जन किया जाता है किसमें? एल्कोहल में, ठीक है। शुगर को जब एल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं तो जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है दैट इज़ कॉल्ड फर्मेंटेशन। और याद रखिएगा ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, मतलब ऑक्सीजन इसमें ना जा रही हो, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में प्रोसेस हो पाता है।
नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट जो है लाठियालों की बात करी गई। लाठियालों क्या होते हैं? तो लाठी वील्डिंग स्ट्रांगमैन मेंटेन बाय दी प्लांटर्स। तो देखिए जो प्लांटर्स होते थे वो क्या करते थे? लाठी वाले लोग को तैयार करते थे जो उनके खेतों की क्या करते थे? रक्षा करते थे। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में गोमस्त की बात करी गई। गोमस्त क्या है? तो एजेंट्स होते थे प्लांटर्स के, ठीक है। तो जो बड़े बड़े प्लांटेशन एग्रीकल्चर में जो प्लांटर्स होते थे उनके क्या होते थे? ये एजेंट्स होते थे। नेक्स्ट पे आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेट लाइन्स देख लेते हैं। डेट लाइन्स मतलब क्या क्या किस डेट को हुआ था या किस ईयर में हुआ था, वो बात यहाँ पर थोड़ी सी करी गई है। तो जैसे 12 अगस्त 1765 की बात करी गई, तो 12 अगस्त 1765 में क्या हुआ था कि मुग़ल एम्परर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अपॉइंट कर दिया था क्या? दीवान ऑफ बंगाल। मतलब मुग़ल एम्परर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को किसको दे दिया था? मतलब मुग़ल एम्परर ने दीवानी किसको दे दी थी? बंगाल जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको दीवानी प्रोवाइड कर दी थी। कब? 12 अगस्त 1765 में। 1770 मतलब इससे 5 साल बाद क्या होता है? तो एक फ़मीन आती है, भुखमरी आती है। कहाँ पर? बंगाल में, ठीक है। इसके बाद 1786 से 1793 की बात अगर करी जाएगी तो ये जो रेन दिया गया है 86 से 93 का, इसमें जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे वो क्या थे? तो वो गवर्नर जनरल था भारत का, ठीक है। कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस। और इसमें बहुत सारे चेंजेस भारत में हुए थे, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस बहुत सारे किए गए थे। 1792 से 1827 की बात अगर करी जाए तो यहाँ पर एक सिस्टम, जैसे परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस हुआ था वैसे एक रैयतवारी सेटलमेंट इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। और ये कहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ था? तो मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज़ में ये इंट्रोड्यूस हुआ था। क्या? रैयतवारी सिस्टम या सेटलमेंट। इसके बाद 1793 की बात अगर करी जाए तो यहाँ पर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया था क्या? एक और नया सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया था जिसको कहते हैं क्या? परमानेंट सेटलमेंट। 1890 से 1826 की अगर बात करी जाए तो इसमें थॉमस मुनरो गवर्नर ऑफ मद्रास का गवर्नर बन गया था, ठीक है। 1819 से 1826 मतलब 7 ईयर्स तक थॉमस मुनरो क्या रहा है? गवर्नर रहा है। कहाँ का? मद्रास का। नेक्स्ट पे आते हैं 1822 में क्या हुआ था? तो महलवारी सिस्टम आ गया अब 1822 में, इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। 1859 में क्या हुआ था? इंडिगो जो कल्टीवेटर्स थे, इंडिगो प्लांटर्स जो थे, उन्होंने क्या कर दिया था? रिबेल कर दिया था, क्योंकि वो इंडिगो नहीं ग्रो करना चाह रहे थे। क्योंकि इंडिगो ग्रो करने से होता क्या था कि जो खेत थी, जो सॉयल थी, उसकी फर्टिलिटी क्या हो जाती थी? रिड्यूस हो जाती थी। तो ये लोग अब आगे प्लांटेशन नहीं करना चाहते थे, इसीलिए इन लोग ने रिबेल कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं 1917 की बात अगर करें तो विजिट ऑफ महात्मा गांधी मार्क द बिगनिंग ऑफ चंपारण मूवमेंट। तो चंपारण मूवमेंट 1917 में होती है। और कौन विजिट करता है? तो महात्मा गांधी विजिट करते हैं चंपारण में। अगर पूछा जाए चंपारण कहाँ पर है तो डिस्ट्रिक्ट है बिहार, तो आज के बिहार डिस्ट्रिक्ट में चंपारण लाई करता है। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स पे जो हम लोग को डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट दिया गया, कंपनी बिकेम द दीवान। तो कंपनी अब क्या बन चुकी थी? दीवान बन चुकी थी। किसकी दीवान? बंगाल की दीवान बन चुकी थी। और जो मुगल एम्परर थे उन्होंने दीवानी दे दी थी किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। आफ्टर द एजम्पशन ऑफ दीवानी 1765, तो दीवानी कब दी थी? 1765 में दी थी। कंपनी बिगेन टू यूज़ द वास्ट रेवेन्यू और रिसोर्सेज ऑफ बंगाल। तो देखिए जब दीवानी दे दी गई, अब कोई टैक्स लिया नहीं जाता था इन लोग को ट्रेड करने का, ठीक है। मतलब कंपनी जो थी वो ट्रेड कितना भी चाहे अब कर सकती थी। पूरे रिसोर्सेज जो थे बंगाल के उसको वो बहुत गलत तरीके से यूज़ कर रही थी, ओवर यूज़ कर रही थी। इस तरीके का कुछ कंपनी ने स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। क्योंकि उन पर कोई रोक टोक नहीं रह गया था, अब ना कोई राजा रह गया था जो उनको रोकने वाला था, ना कोई टैक्स लेने वाला रह गया था। तो वो यहाँ के रिसोर्सेज जो थे, जो बंगाल के रिसोर्सेज थे, उसको बहुत बुरी तरीके से कंपनी क्या कर रही थी? यूज़ कर रही थी। दिस कॉज अ ह्यूज लॉस ऑफ रेवेन्यू फॉर बंगाल। और देखिए कोई टैक्स वैक्स तो दे नहीं रही थी कंपनी, तो टैक्स अगर नहीं देगी तो बंगाल के खजाना जो था, बंगाल का जो ये कह सकते हैं जो पूरा फंड था वो पूरा ख़त्म हो गया था। कोई भी रेवेन्यू बंगाल पास नहीं बची थी, इसलिए बहुत बड़ा लॉस हो रहा था बंगाल की रेवेन्यू पे। बंगाल इकॉनमी फेल इनटू डीप क्राइसिस। और इस तरीके से क्या हुआ कि जो बंगाल की इकॉनमी थी वो पूरी चरमरा कर ख़त्म हो गई, बिल्कुल ही ख़राब, बिल्कुल डीप क्राइसिस में पहुँच गई। अब आते हैं आर्टिसंस बिगेन टू डेजर्ट विलेजेस बिकॉज दे वर बीइंग फोर्स्ड टू सेल देयर गुड्स। अब देखिए आर्टिसंस भी क्या करने लग गए थे? जो विलेजेस थे उनको बेचने लग गए, जो उनके घर बार थे, खेत वेत थे, उसको छोड़ छोड़ के जाने लग गए थे, ठीक है। और बेचने लग गए थे कंपनी को, और बहुत ही कम प्राइजेज़ में इसको बेच रहे थे। और कंपनी क्या कर रही थी? इनके विलेजेस को ख़रीद रही थी। एग्रीकल्चर कल्टीवेशन शो साइन ऑफ कोलैप्स। मतलब जो एग्रीकल्चर हुआ करता था पहले बंगाल में वो भी धीरे धीरे करके कोलैप्स होने लग गया, ख़त्म होने लग गया। देन इन 1770, अब देखिए इतनी बुरी कंडीशन थी कि 1770 मतलब 1770 में एक फमीन आ गई थी जिसमें 10 मिलियन लोग, मतलब 10 मिलियन का मतलब होता है 1 करोड़ लोग मर गए थे। कहाँ पर? बंगाल में। तो 1 करोड़ लोग सोचिए बंगाल में मर गए थे, और फेमीन की वजह से। फेमीन मतलब भुखमरी फैल गई थी। अब लोगों का पैसा ही जब नहीं है तो खाएंगे क्या, और खाएंगे कि नहीं तो कैसे फिर जिंदा रहेंगे? इसी वजह से फमीन आ गई, भुखमरी आ गई, और 1 करोड़ लोग जो थे गरीब लोग वो बंगाल में मर गए थे।
कंपनी फेल्ट द नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। अब जब ये सब चीज़ें हो गई, जब लोग मर चुके हैं, तो क्या कर रही है, क्योंकि कंपनी बहुत चालाक है, अब दिखाने के लिए इन लोग ने क्या किया, इन लोग ने कई सारे चेंजेस करने की कोशिश करी एग्रीकल्चर के फील्ड में। ठीक है, इसके बाद आते हैं रॉबर्ट क्लाइव एक्सेप्टेड द दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल बिहार उड़ीसा इन 1765। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आप लोग को याद रखना है, एमसीक्यू से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछा आ सकता है कि रॉबर्ट क्लाइव ने जो दीवानी राइट एक्सेप्ट करी थी बंगाल बिहार और उड़ीसा की, ये कब एक्सेप्ट करी थी, 1765 में एक्सेप्ट करी थी। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, आगे देखिए क्या कहा गया। तो देखिए यहाँ पर अभी हमने पिछले में देखा कि फ़मीन आ चुकी है, भुखमरी आ चुकी है, 1 करोड़ लोग मर भी चुके हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं दिखावे के लिए ब्रिटिशर्स जो थे, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, वो कहीं ना कहीं छोटे मोटे स्टेप लेने लग गई थी। अब आते हैं रेवेन्यू फॉर द कंपनी। अब देखिए बंगाल की रेवेन्यू तो कम हो रही थी, लेकिन कंपनी की रेवेन्यू क्या हो रही थी, अचानक से बढ़ गई थी। फाइनली द कंपनी इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट इन 1793। तो देखिए जो छोटे छोटे स्टेप ले रही थी, उसी तरीके से एक और स्टेप लिया गया परमानेंट सेटलमेंट का, जो कि 1793 में लागू कर दिया गया था। दी राजाज एंड दी तालुकदार्स वर आस्क्ड टू कलेक्ट रेंट्स फ्रॉम दी पीजेंट्स। और देखिए जो राजा हुआ करते थे, अलग अलग जगह के अलग अलग राजा हुआ करते थे, तालुकदार्स हुआ करते थे, इन लोग से कहा गया अब तुम लोग जाओ और पीजेंट से, मतलब जो वहाँ के किसान हैं, जो मज़दूर हैं, उनसे जाके जो ऋण है, जो रेवेन्यू है, उसको कलेक्ट करके हमारे पास लेके आओ एंड पे रेवेन्यू टू द कंपनी। और फिर कंपनी को जाके रेवेन्यू दो, मतलब उनको जाके पैसा दो। इट वॉज फेल्ट दैट दिस वुड इंश्योर अ रेगुलर फ्लो ऑफ रेवेन्यू। अब देखिए इससे क्या पता चला, इससे कंपनी ने एक चालाकी करी, इससे कंपनी ने चालाकी ये करी कि कंपनी को काम भी नहीं करना पड़ेगा और राजा महाराजा जो लोग थे वो इनको आके पैसा भी देते रहेंगे। मतलब बैठे बैठे वो खाना चाह रहे थे, कौन, ब्रिटिशर, बैठे बैठे अब आराम से भारत में खाना खाएंगे। ठीक है, खाना भी खाएंगे, पैसा भी खाएंगे, गरीब लोगों का पूरा हक भी खाएंगे। ठीक है, कंपनीज, अब देखिए हुआ क्या, इट वॉज फेल्ट दैट दे शुड इंश्योर अ रेगुलर फ्लो ऑफ रेवेन्यू इनटू द कंपनीज ट्रेजरी एट द सेम टाइम इनकरेज द जिम्मेदार्स टू इन्वेस्ट इन दी इम्प्रूविंग द लैंड। तो देखिए इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये कि जो रेवेन्यू था किसके पास, जो कंपनी की ट्रेजरी, मतलब कंपनी का जो खजाना था, वो तो बहुत तेज़ी से बढ़ने लग गया। और साथ ही साथ इसने एक और चीज़ को इनकरेज किया कि जो ज़मींदार्स थे, मतलब जो राजा महाराजा, जो ज़मींदार, जो तालुकदार लोग होते थे, वो अब लैंड इम्प्रूवमेंट पे काम करने लग गए। और क्यों काम करने लग गए, क्योंकि देखिए लैंड को इम्प्रूव करेंगे तो प्रोडक्टिविटी लैंड की बढ़ेगी, और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो किसान जो है वो आसानी से पैसा दे पाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ज़मींदार्स भी अब इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंड पे लग गए। By the first decade of 19th century, the prices in the market rose and cultivation slowly expanded. तो देखिए इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये कि देखिए बंगाल का जो खजाना है वो तो ख़त्म हो चुका है, कंपनी का खजाना भर चुका है। तो हुआ क्या, जो मार्केट था, मार्केट में जो प्राइजेस थे हर चीज़ के, वो क्या हो गए, बढ़ गए, बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई। और साथ ही साथ जो कल्टीवेशन था वो धीमे धीमे करके एक्सपैंड होने लग गया। ठीक है, द परमानेंट सेटलमेंट वॉज ऑपरेसिव। देखिए परमानेंट सेटलमेंट ऑपरेसिव मतलब बहुत ख़राब चीज़ थी, बहुत ही ज़्यादा मतलब लोगों को ऑपरेस कर रहा था। ठीक है, अब किसको मेनली ऑपरेस कर रहा था, तो जो कल्टीवेटर्स थे, जो किसान थे, जो किसान भाई लोग थे, छोटे गरीब लोग थे, उनको क्या कर रहा था, बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर रहा था, बहुत ज़्यादा ऑपरेशन क्रिएट कर रहा था। क्यों ऑपरेशन क्रिएट कर रहा था, क्योंकि जो रेंट दे रहे थे, जो कल्टीवेटर्स लोग, जो किसान लोग रेंट दे रहे थे, जो कर्जा ये कह सकते हैं, जो उसको किराया दे रहे थे, वो बहुत ज़्यादा हुआ करता था। और साथ ही साथ क्योंकि परमानेंट था, उसको कभी भी चेंज नहीं होना था। अब जैसे मान लीजिए मार्च का महीना है, वहाँ पर फसल कटी, और फसल कटने में क्या हुआ कि लॉस हो गया किसान का, फिर भी उसको उतने ही पैसे देने हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कभी होता नहीं था। तो कहीं ना कहीं किसान हमेशा डूबा ही रहता था कर्ज में, वो कभी भी खुशी से जीवन नहीं यापन कर पाता था। ठीक है, तो आज अगर आप लोग देखेंगे तो भारत सरकार की हमेशा बुराइयां करते हैं, लेकिन अगर पहले की बात करी जाए, जिसने हिस्ट्री पढ़ी है वो पहले के सरकार को जानता है, और वो कभी भी भारत सरकार की बुराई नहीं करेगा। ठीक है, और लोग कहते हैं कि ब्रिटिशर बहुत अच्छे थे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, द रेंट दे पेड टू द जमींदार्स वॉज हाई एंड द राइट ऑन द लैंड वॉज इनसिक्योर। तो देखिए रेंट भी देते थे लोग जमींदार को, और साथ ही साथ इनका कोई राइट नहीं था अपने लैंड पे, मतलब लैंड इनका रहता था लेकिन उसको कभी भी छीना सकता था, उसका कोई भी इनका वो नहीं था, प्रूफ नहीं था इनके पास में, या कह सकते हैं इनके पास कोई राइट नहीं था अपने लैंड के लिए, वो इनसिक्योर चीज़ थी। ठीक है, अगर मान लिया रेंट नहीं पे किया तो उसको छीन लिया करते थे लोग। नेक्स्ट पे आते हैं आफ्टर द फेलियर ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। अब क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट फेल हो गया, बहुत ही ज़्यादा लोगों को कष्ट दे रहा था, तो इसको फेल कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया।
होल्ड मैकेंजी एंड इंग्लिशमैन डिवाइज अ न्यू सेटलमेंट कॉल महलवारी सेटलमेंट। तो देखिए एक नया आदमी आया जिसका नाम था होल्ड मैकेंजी, इसने एक नया सेटलमेंट स्टार्ट किया जिसका नाम क्या था, महलवारी सेटलमेंट इसका नाम था। मतलब परमानेंट सेटलमेंट के बाद दूसरी चीज़ आई महलवारी सेटलमेंट। द कलेक्टर्स, अब देखिए यहाँ पर कौन था, तो कलेक्टर्स, जो कलेक्टर हुआ करते थे, जैसे आज जो डीएम होते हैं, तो डीएम जो थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो हुआ करते थे, उनको पहले कलेक्टर्स कहा जाता था। ये क्या करते थे, ये विलेजेस में जाते थे, लैंड को इंस्पेक्ट करते थे, मतलब लैंड को चेक करते थे कि फर्टाइल है कि नहीं है, प्रोडक्टिविटी देगा कि नहीं देगा, फील्ड को मेजर करते थे ठीक है, जो कस्टम्स होते हैं उनको रिकॉर्ड करते थे। ठीक है, राइट एंड दी राइट्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, मतलब ये सारी चीज़ें पहले रिकॉर्ड करते थे, फिर वहाँ का जो भी रेवेन्यू होता था उसको कलेक्ट करने के लिए आगे प्रयास करते थे। मतलब जो भी रेट्स थे उसको बाद में सेट किया जाता था। ठीक है, इसके बाद आते हैं किस पे, तो महलवारी के बाद आता है रैयतवारी सेटलमेंट। तो रैयतवारी सेटलमेंट क्या है, वॉज मेड डायरेक्टली फ्रॉम द कल्टिवेटर। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो रैयतवारी सेटलमेंट है, यहाँ पर जो भी पेमेंट लिया जाता था, रेंट लिया जाता था, वो किससे लिया जाता था, डायरेक्टली कल्टिवेटर्स लिया जाता था। कल्टिवेटर्स को क्या कहते थे, रैयत कहते थे। इट वॉज इनिशिएटेड बाय अलेक्जेंडर रीड। अब ये जो रैयतवारी सेटलमेंट है ये किसने इनिशिएट किया था, तो कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने इसको इनिशिएट किया था। और डेवलप किसने किया था इसको, तो थॉमस मुनरो ने इसको डेवलप किया था। दिस सिस्टम वॉज ग्रेजुअली एक्सटेंडेड ऑल ओवर साउथ इंडिया। और मेनली कहाँ पर एक्सटेंड हुआ था, तो ये एक्सटेंड हो गया था साउथ इंडिया तक, इसको एक्सटेंड कर दिया गया था किसको, रैयतवारी सेटलमेंट को। ऑल द न्यू सिस्टम्स प्रूव टू बी फेलियर। तो जो नए नए सिस्टम्स आते थे वो क्या हो जाते थे, फेलियर हो जाते थे। कंपनी हैड इम्पोज दीज सिस्टम्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज द इनकम फ्रॉम लैंड। अब देखिए कंपनी जितने भी सेटलमेंट्स लेके आई, सेटलमेंट प्लान लेके आई, चाहे वो परमानेंट सेटलमेंट हो, महलवारी सेटलमेंट हो, रैयतवारी सेटलमेंट हो, क्यों लेके आई थी, कि जो लैंड पड़ा हुआ है, जो एग्रीकल्चर है, उससे उन लोग को पैसा मिले। ठीक है, उनकी रेवेन्यू बढ़े। बट इट्स पर्पज़ वॉज नॉट सॉल्व बिकॉज द रेवेन्यू डिमांड वॉज वेरी हाई। ठीक है, अब देखिए इनका पर्पज़ नहीं सॉल्व हो पा रहा था, ऐसा क्यों, और वो इसलिए नहीं हो पा रहा था क्योंकि जो रेवेन्यू डिमांड थी वो बहुत ही ज़्यादा थी, लोग उसको पे ही नहीं कर पाते थे। बाय द लेट 18th सेंचुरी द कंपनी वॉज ट्राइंग टू एक्सपैंड द कल्टिवेशन ऑफ ओपियम एंड इंडिगो। अब देखिए लेट 18th सेंचुरी की बात अगर करी जाए तो कंपनी ने कुछ नए नए फसल को आगे बढ़ाने की कोशिश करी, जैसे ओपियम हो गया। ठीक है, ओपियम एक नशीला पदार्थ है, इसका कल्टिवेशन स्टार्ट करवाया, इंडिगो का कल्टिवेशन स्टार्ट कराया, जिससे कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से और ज़्यादा पैसा कंपनी को मिलने लग जाए। इंडियन इंडिगो वॉज अ ग्रेट डिमांड इन यूरोप। अब देखिए जो इंडिया की इंडिगो थी, नील थी, उसकी डिमांड यूरोप में बहुत ज़्यादा थी। इसलिए कंपनी ने क्या सोचा कि इसका जो एरिया ऑफ कल्टीवेशन है, किसका, इंडिगो का जो एरिया ऑफ कल्टीवेशन है उसको बढ़ाया जाए। ठीक है, एज द इंडिगो ट्रेड ग्रू, ठीक है, कमर्शियल एजेंट्स एंड ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी बिगेन इन्वेस्टिंग इन इंडिगो प्रोडक्शन। अब देखिए जब इंडिगो का प्रोडक्शन बढ़ने लग गया है, कह सकते हैं इंडिगो की डिमांड बढ़ने लग गई, तो जितने भी कंपनी के ऑफिशियल थे, जितने भी कंपनी के लोग थे, वो क्या करने लग गए, इंडिगो का प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया, इसमें पैसा लगाने लग गए। अब देखिए बात आती है अगले सिस्टम की, जिसको कहा गया है मुनरो सिस्टम। अब मुनरो सिस्टम क्या था, इंडिगो कल्टीवेशन वॉज डन अंडर टू सिस्टम नोन एज निज एंड रैयती। अब देखिए इंडिगो का जो कल्टीवेशन था ये मेनली दो सिस्टम से किया जाता था, पहला था निज और दूसरा था रैयती। ठीक है, दो सिस्टम याद रखिएगा, पहले सिस्टम का नाम है निज और दूसरे सिस्टम का नाम है रैयती। अब देखिए निज कल्टीवेशन में क्या होता था, प्लांटर्स प्रोड्यूस्ड इंडिगो इन लैंड्स that they directly controlled, but it was difficult for planters to expand the area under the niche cultivation। अब देखिए इसमें क्या था कि जो प्लांटर्स थे, प्लांटर सिर्फ उन्हीं एरियाज़ में इंडिगो को कल्टीवेट कर सकते थे जो लैंड उनके हक में था, जो उसको डायरेक्टली कंट्रोल करते थे, और वो अपने एरिया को क्या कर सकते, एक्सपेंड नहीं कर सकते थे। ये बहुत बड़ी बात थी किसमें, निज कल्टीवेशन में। मतलब अगर मान लीजिए इतना लैंड है उनके अंडर कंट्रोल में, तो इतने ही लैंड पे वो इंडिगो को उगा सकते हैं, इसके बाहर ना कोई वो लैंड खरीद सकते हैं, ना ही इसका एरिया वो एक्सपैंड कर सकते हैं। इंडिगो कुड बी कल्टिवेटेड ओनली ऑन फर्टाइल लैंड्स एंड दीज वर ऑल ऑलरेडी डेंसली पॉपुलेटेड। देखिए जो इंडिगो थी, इंडिगो को उगने के लिए बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी चाहिए, ऐसे लैंड चाहिए जहाँ पर बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी हो, लेकिन जितने भी फर्टाइल लैंड्स थे वो पहले से ही कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड थे, उसमें पहले से ही बहुत सारी फसलें लगाई जाती थी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये एक दिक्कत आ रही थी इंडिगो कल्टीवेशन के लिए। अंडर द रैयती सिस्टम, अब देखिए पहले हमने निज की बात करी, बात करते हैं रैयती सिस्टम में क्या था, प्लांटर्स फोर्स द रैयट्स टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए रैयती सिस्टम में क्या होता था कि जो प्लांटर्स थे वो क्या करते थे, जो रैयत्स थे,
ठीक है, रैयत मतलब कल्टीवेटर्स थे, उनको उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करते थे और उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहा जाता था, सत्ता कहा जाता था। दोज हु साइन द कॉन्ट्रैक्ट गॉट कैश एडवांसेस। अब जो कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते थे, जो किसान, जो कॉन्ट्रैक्टर्स या कह सकते हैं जो कल्टीवेटर्स, जो भी इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करता था, ठीक है, उनको क्या दिया जाता था, कैश दिया जाता था, एडवांस में कैश दिया जाता था। और कौन देता था, प्लांटर्स इसको कैश, इन लोगों को कैश दिया करते थे और बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे इसको लोगों को मतलब किसानों को दिया करते थे। और किस चीज़ के लिए, कि वो इंडिगो को प्रोड्यूस करें। बट दिस सिस्टम वॉज नॉट इन फेवर ऑफ द कल्टिवेटर्स। लेकिन ये जो सिस्टम था ये कल्टिवेटर्स के फेवर में नहीं था। ठीक है, कि मतलब वो दे तो दिया करते थे, लेकिन ये जो सिस्टम आया ये कल्टिवेटर्स के फेवर में नहीं था। सेवरल रैयत्स इन दी बंगाल रिफ्यूज़ टू ग्रो इंडिगो। अब देखिए फेवर में क्यों नहीं था कल्टीवेटर्स की, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी कि जो इंडिगो था वो क्या करता था, अगर उसको किसी भी ज़मीन पे उगा दिया जाता था तो उस ज़मीन की फर्टिलिटी हमेशा के लिए चली जाती थी और कहीं ना कहीं लैंड इनफर्टाइल हो जाएगा तो उस पर कोई भी प्रोडक्शन कभी भी नहीं हो पाएगा। उनका ज़मीन जो थी पूरी पूरी ख़राब हो जाएगी और उनको फिर आगे कोई भी चीज़ उगाने को नहीं मिल पाएगी, मतलब कोई भी चीज़ उस पर उगेगी ही नहीं। तो इसीलिए बहुत सारे रैयत जो थे बंगाल के, उन्होंने इंडिगो को ग्रो करने से मना कर दिया। सून दे बिकेम वायलेंट, और इसके बाद ये लोग बहुत ज़्यादा उपद्रवी भी हो गए, वायलेंट हो गए, मतलब विरोध करने लग गए बहुत, ये कह सकते हैं हिंसात्मक तरीके से। दे गॉट सपोर्ट ऑफ लोकल जमींदार्स एंड विलेज हेडमेल इन देयर रिबिलियन अगेंस्ट दी प्लांटर्स। अब देखिए प्लांटर्स के अगेंस्ट हो गए, क्योंकि प्लांटर्स क्या कर रहे थे, इन लोगों को फोर्स कर रहे थे कि इंडिगो उगाओ, इंडिगो उगाओ। और ये जो रैयत थे या कह सकते हैं जो कल्टीवेटर्स थे, इंडिगो को उगाने नहीं चाह रहे थे। तो क्या हुआ कि जो लोकल ज़मींदार्स हुआ करते थे, विलेज हेडमैन हुआ करते थे, ठीक है, वो लोग क्या करते थे, वो कल्टीवेटर्स को, रैयत को सपोर्ट कर रहे थे कि भैया इनके अगेंस्ट रहो, किसके, प्लांटर्स के। और बहुत सारा मतलब वायलेंस भी होने लग गया था इसी के लिए। द गवर्नमेंट ब्रॉट इन मिलिट्री टू प्रोटेक्ट द प्लांटर्स एंड सेटअप इंडिगो कमीशन। अब देखिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक और खेल खेल दिया। क्या खेल खेला कि यहाँ पर वो मिलिट्री ले आए, आर्मी ले आए, ठीक है। और मिलिट्री लाने से क्या हुआ कि यहाँ पर एक नया कमीशन सेटअप हुआ जिसको क्या कहा गया, इंडिगो कमीशन, ठीक है। और वो किसके लिए सेटअप हुआ था कि जो प्लांटर्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। तो मतलब कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए गए कि अगर ऐसा करोगे तो तुमको ये दंड दिया जाएगा, प्लांटर्स को मारोगे तो ये दंड दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें उसमें आ गई, ठीक है। कमीशन हेल्ड दी प्लांटर्स गिल्टी, इट डिक्लेयर दैट इंडिगो प्रोडक्शन वाज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर रैयत्स। और देखिए कमीशन ने उल्टा ही काम कर दिया। कमीशन ने क्या बताया, कमीशन ने बताया कि प्लांटर्स ही गिल्टी हैं, प्लांटर्स की ही गलती है। और इन्होंने बताया कि जो इंडिगो प्रोडक्शन था वो रैयत के लिए बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं था। अब जब प्रॉफिटेबल नहीं है तो रैयत उसको ग्रो ही क्यों करे। हेंस दे वर नॉट इन नीड, हेंस दे वर नॉट नीडेड टू प्रोड्यूस इंडिगो इन फ्यूचर। तो इस वजह से जो रैयत थे उनको मना कर दिया गया कि अगर आप नहीं प्रोड्यूस करना चाह रहे हो इंडिगो तो आप मत करो फ्यूचर में उसका प्रोडक्शन, ठीक है। इसके बाद आते हैं अल्टीमेटली इंडिगो प्रोडक्शन इन बंगाल कोलैप्स्ड, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या हुआ, जब ये सब चीज़ें हो गई तो जो कल्टीवेशन हो रहा था बंगाल में इंडिगो का वो धीरे धीरे करके बिल्कुल ही समाप्त हो गया, ठीक है। और बाद में जो प्लांटर्स थे उन लोगों ने बंगाल छोड़ के कहाँ पहुँच गए, वो लोग बिहार पहुँच गए और वहाँ पर अपना कल्टीवेशन स्टार्ट करवा दिया, किस चीज़ का, इंडिगो का, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा क्या क्या चीज़ें हुई हैं, कौन कौन सी चीज़ें आई हैं, कौन कौन सा सेटलमेंट आया है और जो कहानी पूरी रही है पूरे चैप्टर की, ठीक है, वो अभी हम लोग ने इस चैप्टर की डिस्कस करी। बाकी के जो चैप्टर्स हैं वो बहुत जल्द नोट्स आपके सामने आ जाएंगे, प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिए जाएंगे और पहले से ही बहुत सारे प्लेलिस्ट में अपलोड किए गए, उसको आप लोग जाके देख सकते हैं और अपने इस चैप्टर को रिवाइज़ कर सकते हैं। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।